यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं कॉलेज से डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। सच तो यह है कि ग्रेजुएशन के सबसे करीब मैं आज आया हूँ। मैं आज आप सबको सच्चाई से परिचित करवाना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी घटनाएं जोड़ने और समझने के बारे में है। मुझे पहले 6 महीनों के बाद ही रीड कॉलेज से निकाला गया था और 18 महीनों तक मैं कॉलेज से बाहर ही रहा था, जिसके बाद मैंने सचमुच ही कॉलेज छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। भाई, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक अविवाहित युवा कॉलेज छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने के लिए दे दिया। वह यह चाहती थी कि मुझे पढ़े लिखे लोग गोद लें, इसीलिए एक वकील और उसकी पत्नी का मुझे गोद लेना तय हो गया। चूँकि जब मेरा जन्म हुआ उस परिवार ने ऐन वक्त पर ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बेटी होगी। बस तो मेरे माता पिता को, जो उस समय प्रतीक्षा सूची में थे यानी वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें देर रात के बीच एक फ़ोन आया। न जाने कैसे हमें लड़का हुआ है, आप उसे गोद लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरे जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ कॉलेज कभी गई नहीं और मेरे पिता भी स्कूल नहीं गए थे। तो हुआ यूं कि उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया और वह केवल कुछ ही महीने बाद मान गई, जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि वो मुझे महाविद्यालय भेजेंगे। और आखिर 17 साल बाद मैं कॉलेज पे पढ़ने गया। लेकिन मैंने अनजाने में एक ऐसा कॉलेज चुना जो इतना महंगा था कि जिसकी फीस भरने से मेरे सामान्य वर्गीय माता पिता की सारी कमाई मेरे पढ़ाई में ही खर्च हो गई। 6 महीने बाद मुझे इसका कुछ मूल्य नहीं दिखाई दे रहा था। ज़िंदगी में मुझे क्या करना है इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और उसके ऊपर की बात तो यह है कि मुझे यह भी मालूम नहीं था कि यह कॉलेज की शिक्षा किस तरह इस समस्या का हल निकलने में मददगार साबित हो सकती है। और इधर मैं अपने माता पिता द्वारा जमा किए धन को खर्च भी कर रहा था। मैंने इस विश्वास और भरोसे पर कि ज़िंदगी सब संभाल लेगी कॉलेज छोड़ दिया। उस समय मैं अपने निर्णय से काफ़ी डरा हुआ था, पर आज सोचता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। उस समय मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद अनावश्यक कक्षाओं में उपस्थित रहना भी छोड़ दिया था। सब कुछ इतना रूमानी नहीं था। मेरे पास हॉस्टल पर कमरा नहीं था, तो मैं एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं 5 सेंट कमाने के लिए कोक बोतलें वापस करने का काम करता था और उस पैसे से खाना खाता था। पूरे सप्ताह में एक अच्छा भोजन करने के लिए मैं हर रविवार को रात को हरे कृष्ण मंदिर 7 मील चल कर जाता था। अब ज़रा ये सोचने वाली बात है, और मुझे यह सब अच्छा लगता था। और जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा और दिल की बात सुनकर किया था ना और पाया, वह सब बाद में मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी अनुदेश उपलब्ध था। परिसर के हर पोस्टर, हर दीवार पर, प्रत्येक लेबल पर खूबसूरती से कैलीग्राफी की गई थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और इसी वजह से मैं सामान्य विषयों के क्लास नहीं ले सकता था। इसीलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ अक्षर रचना और अलग अलग अक्षरों के बीच दूरी की मात्रा के बारे में सीखा। मैंने सीखा कैसे महान अक्षर रचना महान बनाती है। वह सुंदर और ऐतिहासिक था। कलात्मकता का ऐसा सूक्ष्म पहलू जो विज्ञान समझ नहीं सकता, और वो मुझे आकर्षक लगा। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का उपयोग कभी अपने जीवन में करूँगा भी। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मुझे कॉलेज से निकाला नहीं गया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पीच फॉन्ट्स होते ही नहीं। और चूंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें होती ही नहीं। अगर मुझे कभी निकाला नहीं गया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो कक्षाएं कर ही नहीं पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं वो होते ही नहीं। निश्चित ही जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन बिंदुओं को आपस में जोड़ना मुश्किल था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांक कर बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते हैं। आप सिर्फ भूतकाल देखकर बिंदुओं को जोड़ सकते हैं।
इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही करना होगा। अपने गुणों में, अपनी किस्मत में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात पे भरोसा करना ही आगे चलकर बिंदु जुड़ेंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देता है, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और आपकी यही बातें आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब आई बारी मेरी दूसरी कहानी की। प्यार और नुकसान के बारे में है ये कहानी। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वुज़निक और मैंने अपने पिता की गराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी अभी 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की थी। तब मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। यू आर स्टीव जॉब्स, आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकल सकते हो? खैर, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक ऐसे प्रतिभावान आदमी को काम पर रखा जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के भविष्य दृष्टिकोण को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इसीलिए 30 साल की आयु में मुझे निकाल दिया गया। सार्वजनिक तौर पर भी निकाल दिया गया था। जो मेरा पूरा जीवन का उद्देश्य था वह अब खत्म हो चुका था और यह बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि यह सब कुछ इतनी आसानी से अपना के मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा असफल व्यक्ति बन चुका था। एक बार तो मैंने घाटी छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी भावुक हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे जुनून में ज़रा भी कमी नहीं आई थी। मुझे रद्द कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकल जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती। सफल होने का बोझ अब प्रारंभिक होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत मुक्त महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रियाशील समय में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही प्रतिभावान महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित किया गया तंत्रज्ञान उपयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। यह कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। अब सच में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे करते हुए आप खुशी महसूस करें। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और पूरी तरह से समाधानी होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आपको पसंद हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिश्ते में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। अब यहाँ शुरू होती है तीसरी कहानी, जो मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कहावत पढ़ी जो कुछ इस तरह थी: यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक छाप बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है:
अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत तो है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह लगभग 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पाचक ग्रंथि में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पाचक ग्रंथि क्या होती है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने तक का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका मतलब ये होता है कि अब आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका और एक ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इन्हीं लक्षणों के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पाचन कैंसर है जो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक उपयोगी लेकिन एक बौद्धिक संकल्पना है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिससे हम सब भागते रहते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप है। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने अंतर्ज्ञान को डूबने मत दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, अपना काव्यात्मक स्पर्श देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची टाइपराइटर और पोलरॉइड कैमरे की मदद से बनाई जाती थी। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक किताब की तरह कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई संस्करण निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण भी निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पे प्रातः काल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप जोखिम हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस फोटो के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका अंतिम मैसेज था जब उन्होंने अपने भाषण को अंतिम विराम दिया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही इच्छा जताई है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो तो मैं आपके लिए भी यही इच्छा रखता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।